हाँ जी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये डिराइव करने को आ जाता है स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आईएससी में तो नहीं लगता, फाइनल एग्जाम में आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल देंगे वो मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर, वो आईएससी में भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म of Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Mathematical form of Newton's law of cooling. ठीक है, चलिए, तो कल हमने आपको जो सिखाया था, we know that कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, यानी जिसको हम लोग dq अपॉन dt भी लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखो, चाहे डी क्यू अपॉन डी टी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये परसों से कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ टी माइनस टी नॉट। याद आया कुछ? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव, वही चाय वाला केस जो बता रहे थे। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा हटाते हैं तो इक्वल लगा के कांस्टेंट आता है माइनस के नहीं, तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब आप बचपन में छोटे थे तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, Q बराबर श्रीमती। ठीक है, नहीं पढ़ाया गया तो देख लीजिए। अगर किसी चीज में टेम्परेचर कम हो रहा है, बनी बात है, जो चीज ठंडी हो रही है उसका टेम्परेचर तो कम होगा ही होगा, है ना। तो जब किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर श्रीमती मतलब CM डेल्टा T, जहां पे C क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। C क्या होता है? अभी लिखना नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट होता है। M क्या होता है? बॉडी का मास होता है। डेल्टा T क्या होता है? राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर कह लो, चेंज इन टेम्परेचर। ये Q क्या है? दी गई हीट या ली गई हीट। ठीक है, तो ये हो गया हीट, तो बेसिकली इसको डेल्टा लिखना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको समझिएगा, लिखेंगे बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, therefore ठीक, अब हम डी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो डेल्टा नहीं लगाएंगे, तो जहां पे डेल्टा है वहां पे क्या लगा दें? समझ गए? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, इस वजह से डेल्टा क्यू बराबर CM डेल्टा टी की जगह डी क्यू बराबर CM डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अपॉन टी दिख रहा है, यहाँ अपॉन टी नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इधर दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कहो तो अगला स्टेप में लिख दें dq बराबर CM dt, इसलिए अगले स्टेप में dq अपॉन dt बराबर CM dt अपॉन dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो गया? CM dt बाई dt बराबर माइनस का k t माइनस टी नॉट हो जाएगा। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो वो अलग डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये अलग चीज है। T माइनस, ये टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा है? ये है हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, और ये चेंज इन टेम्परेचर dt किसका? बॉडी का ही चेंज इन टेम्परेचर। नहीं समझे? मतलब ये मान लीजिए चलिए 100 से 99 हो गया, 99 हो गया, ये कौन सा वाला है? ये dt वाला है। ठीक है, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 माइनस 25 ये वाला है। नहीं समझे? दोनों कंबाइन कर देते बेटा, आ गया, हाँ कंबाइन तो कर ही दिया। तो dq अपॉन dt न्यूटन्स लॉ, वी नो दैट, लिख दे रहे हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो मैंने लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से लिखा है ये। ठीक है, और जब कोई चीज कूल हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, इस वजह से हम dq बराबर CM dt लगा सकते हैं।
क्योंकि ऊपर dq अपॉन dt है, नीचे केवल dq था, तो मैंने dt से दोनों तरफ डिवाइड करके बराबर कर लिया, फिर इक्वेट कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, ठीक है? कैसे? देखिए dt अपॉन t माइनस टी नॉट बराबर माइनस का k बाय cm dt। समझिए, dt को नीचे फेंक दिया, इस dt को उधर लेके चले गए और cm को नीचे फेंक दिया उसे। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, यानी क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन माइनस का k बाय सी एम डी टी। ठीक है, बिना लिमिट का इंटीग्रेशन होगा, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा तो कितना हो जाएगा? log बेस e t माइनस टी नॉट, जिसको ना आता हो इंटीग्रेशन वो रट सकता है, माइनस का k बाय सी एम कॉन्स्टेंट है, इस वजह से बाहर आ जाएगा। अकेले dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, चलो मैं z लिख देता हूं। सुनो मेरी बात, ठीक है? जब बेटा बिना लिमिट का इंटीग्रेशन होता है, समझे भाई, लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है तो क्या कर रहे होते अभी तक हम लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर रहे होते हैं। लेकिन जब बिना लिमिट का इंटीग्रेशन होता है तो आखिरी में हमें क्या लगाना पड़ता है? इंटीग्रेटिंग, हाँ जी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब क्या कर लें? टेकिंग एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग जो है वो सीबीएसई वालों को 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, आईएससी वालों को 10th में पढ़ाया जाता है। और लॉग का बेसिकली यूज जो है वो केमिस्ट्री में ज्यादा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले सर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैं आखिरी स्टेप में मुझे जरूरत पड़ रही जरा सी मुझे। एंटी लॉग में होता क्या है कि अगर तुम इधर से लॉग हटाओगे तो इधर से हट तो जाएगा, जब हटेगा तो क्या बचेगा? टी माइनस टी नॉट। लेकिन जब ये हटेगा इधर से लॉग, तो ये जितनी चीजें राइट साइड की हैं ये सब e की पावर में चढ़ जाएंगी। ये जो e लिखा है, e की पावर माइनस का k बाय सी एम इंटू टी प्लस, समझ गए? ऐसे एंटी लॉग लिया जाता है। तो बस आखिरी स्टेप दोबारा समझाते हैं। t बराबर टी नॉट प्लस e की पावर माइनस का k बाय सी एम टी प्लस z। यही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखने में बहुत खतरनाक दिखाई देने वाली चीज, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की कतई बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा याद करना है। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं। हम इसमें बेटा पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है, यानी dq अपॉन dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस? हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब जब बनी बात है कोई बॉडी ठंडी हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, जो चीज हीट लॉस करेगी। तो बेटे जब भी कोई बॉडी टेम्परेचर चेंज करती है अपना, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है Q बराबर CM डेल्टा T। तो क्योंकि हम लोग डेल्टा की जगह D इस्तेमाल कर रहे हैं तो dq बराबर CM dt लिख दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे dq अपॉन dt है तो हम भी यहाँ पे क्या बना सकते हैं? dq अपॉन dt। तो CM dt अब समझ गया ना, दोनों तरफ dt कर दिए। तो देखो ये भी तुम्हारा क्या लिखा है? dq अपॉन dt, ये भी dq अपॉन dt, दोनों को बराबर कर दें। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक जैसे वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब दूसरी तरफ फेंक दीजिए। तो कैपिटल T और कैपिटल T यहाँ दिखाई दे रहा था, तो हमने कैपिटल T वाले एक तरफ कर लिए, बाकी सब कुछ उधर फेंक दिया। देखिए जब वेरिएबल सेपरेबल होता है तो हमेशा इंटीग्रेशन शुरू किया जाता है। वेरिएबल सेपरेबल हो जाने के बाद हमेशा इंटीग्रेशन किया जाता है, कभी भी देख लेना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। पता तो था नहीं कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट चलना है, इसलिए बिना लिमिट का इंटीग्रेशन किया। नॉर्मली तुमने लिखा देखा होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट नहीं है तो बिना लिमिट का जब इंटीग्रेशन होता है तो इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल। चलो नाम याद रखो, लिखने का मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब लिमिट वाला होता है तो उसे डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस जैसे नॉर्मली इंटीग्रेशन होता है वैसे ही किया जाता है, बस उसमें एक कांस्टेंट अलग से जोड़ दिया जाता है। अपने मन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेड डब्ल्यू जो लिखना चाहो सो लिख लो। नॉर्मली लोग कांस्टेंट को के लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे के आ चुका था, इस वजह से मैंने के नहीं लिखा, कंफ्यूजन हो जाता है। समझ गए? 1/t माइनस टी नॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो log t माइनस टी नॉट बेस e आ जाएगा, और ये माइनस का k बाई सी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट z हो जाएगा। अगला स्टेप है एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग कैसे लिया जाता है? एंटी लॉग का मतलब है लॉग हटाना है, और जब आप लॉग हटाते हो तो हट तो जाता है, लेकिन दूसरी साइड में जो कुछ भी है वो बेस में जो भी लिखा होता है उसकी पावर में चढ़ जाता है। यानी यहाँ पे log बेस e था तो इस तरफ e की पावर में चढ़ जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथ्स में पढ़ाया जाता है। फिर टी नॉट को इधर भेज दिया, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नोट कर लीजिए। तो इस इक्वेशन के आधार पर अगर आपसे कोई ग्राफ बनाने को कह दे कि बॉडी का टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाइए समय के साथ, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद टाइम, ठीक है, जानबूझ के नहीं रख किया। वेरिएशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखो, ग्राफिकल representation of variation of temperature of body with time। यानी एक ग्राफ बना के वेरिएशन शो करना है कि कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज होता है। तो बस by Newton's law of cooling we observe that, क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये टेम्परेचर और ये टाइम का ग्राफ हो तो ये ग्राफ कुछ यूं बनता है। सॉरी छूटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल हो जाएगा बट टच नहीं करेगा। इसका क्या सेंस है मैं समझाता हूँ। इसका सेंस ये है कि कोई भी बॉडी रूम टेम्परेचर तक आने में कितना टाइम लेती है? इनफाइनाइट टाइम लेती है, क्योंकि आखिरी में पैरेलल हो गई। ठीक है, पैरेलल लाइंस किस बात को रिप्रेजेंट करती हूँ? कहाँ मीट करती है पैरेलल लाइंस? इनफाइनाइट पे मीट करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब अनंत समय बाद ही ये ग्राफ इसको छुएगा, और जब ये ग्राफ छुएगा उस समय क्या मतलब होगा कि टेम्परेचर कितना हो गया है? 0 हो गया है, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया है। ठीक है, यानी बॉडी को 100% कूल होने में, ठीक है, बिल्कुल जड़ से ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। अर्थात मोटी मोटी भाषा में बॉडी कंप्लीटली कूल कभी नहीं होगी। आई बात समझ में? ग्राफ बना लीजिए। ये ऊपर वाला टी टाइम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, कैपिटल टी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है। टेम्परेचर टी बिल्कुल हो सकता है माय डियर, ये चीज संभव है। यही चीज रेडियो एक्टिविटी में भी होती है। ये हाँ जी, रेडियो एक्टिव डीके भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल अपना रेडियो एक्टिव एक्शन खत्म इसी स्टाइल से करता है। किस स्टाइल से? पहले बहुत तेजी से डीके शुरू होता है, फिर डीके स्लो हो जाता है। मैं आपको बार बार रेडियो एक्टिविटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगले साल आपको यही चीज पढ़नी पड़ेगी। बस अभी टेम्परेचर का मामला है, उस समय रेडियो एक्टिविटी का मामला होगा। ठीक है, शुरुआत में
रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से होता है कि बस वही लगता है अभी बस कल ही परसों में सारा सैंपल खत्म हो जाएगा डिके हो आके, लेकिन जैसे जैसे सैंपल का अमाउंट कम होता चला जाता है वो डिके रेट भी स्लो होता चला जाता है, स्लो होता चला जाता है, सुपर स्लो होता चला जाता है, यानी वो इनफाइनाइट टाइम तक डिके होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, यानी रेडिएशन एमिट होता ही रहता है इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से आज भी समस्याएं वहाँ पे मौजूद है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ रेडिएशन फैला हुआ है। ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ कितने समय पहले हुआ था, ठीक है, पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी लेकिन वो रेडिएशन चाहे बहुत सालों बाद कम हो जाए ख़त्म कभी नहीं होगा। आई बात समझ, कॉपी कर लीजिए। अब भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इसका एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला बनाया गया है कुछ ऐसे सवाल करने के लिए कि भैया इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक ठंडा होने में इतना समय लगा, अब बताओ इतने टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर तक ठंडा होने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी फॉर्मूले को और डेवलप, कभी नोट मत करिएगा, इसी फॉर्मूले को और डेवलप किया गया, मतलब और स्पेशलाइज बनाया गया। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आया कि T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T0। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। T1 T2 क्या है? T1 हाई टेम्परेचर, T2 लो, उसी बॉडी का, हाँ उसी बॉडी का। ठीक है, और T1 से T2 आते में कितना समय लग गया? T स्मॉल t टाइम। K कोई भी कांस्टेंट है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको। T0 क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के दौरान ही ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखिए, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। A body cools from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. A body cools from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. ठीक है? Find the time taken by it Find the time taken by it if it cools from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. If it cools from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Full stop. Given temperature of surrounding to be 20 degrees Celsius. Given temperature of the surrounding to be 20 degrees Celsius. ठीक, अब अगर कोई बच्चा मोटी बुद्धि का हो तो कहेगा ऐसा है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि भाई 60 से 30 हुआ, सॉरी पहले कितना था 80 से 50 हुआ, 80 से 50 हुआ कितने समय में? 5 मिनट में। तो अगर हमसे ये पूछ रहे हैं कि 60 से 30 कितना होगा, तो फिर तो 5 मिनट हो गए। हमने कहा था मोटी बुद्धि वालों के लिए। सर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग किसका दिया है? मुझे समझ में नहीं आया तुम कंफ्यूज क्यों हो, वाई यू आर कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे समझो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब इस कमरे का तापमान है, और जिस बॉडी की बात हो रही है वो मैं हूं।
तो कमरे का टेम्परेचर अलग चीज हो गया, मेरा टेम्परेचर अलग चीज हो गया। सराउंडिंग के कंपैरिजन में मैं ज्यादा टेम्परेचर पे हूं, तो अगर सराउंडिंग का मुझसे एक्सपोजर होगा तो ऑब्वियसली रेडिएशन पैदा होगा और मेरा टेम्परेचर कम होने लगेगा, क्योंकि मैं हीट रिलीज करूंगा। बात समझ में आई? दिमाग में बिठाओ इस चीज को, कल से तुम कंफ्यूज दिखाई दे रही हो। ठीक है? जिस बॉडी का जिक्र हो रहा है वो कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में हाई है। T नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास का वातावरण, कमरे का वातावरण, कमरे का तापमान। आई बात समझ में? और जिस बॉडी की बात कर रहे हैं जो ठंडी हो रही है वो मैं हूं। ठीक? क्लियर? तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आने में 5 मिनट लगते हैं, तो फॉल कितना हुआ टेम्परेचर का? 30 डिग्री का। फिर उसने कहा कि 60 से 30 आना है, इसका मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है, ये भी तो 30 डिग्री का ही फॉल हो रहा है बॉडी का, तो इतना ही आना चाहिए। ये फर्जी में टेम्परेचर और सराउंडिंग दे रखे हैं 20 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस फर्जी में टेम्परेचर का, सब टेम्परेचर और सराउंडिंग दे रखा है। नहीं। अब हम बात करते हैं समझदार बच्चे की, समझदार इंसान की बात करते हैं। लॉजिक की बात है कि 80 से 50 जब रहा होगा तो रेट फास्ट रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाती है वैसे वैसे उसके ठंडे होने का रेट स्लो होता चला जाता है। चाय का एग्जांपल दिया था। तो 80 से 50 आने में रेट फास्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है। सेकेंड केस में 60 से 30 आना है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो है, मतलब स्लो हुआ होगा, यानी 100% टाइम 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। ये पल्ले पड़ा। अब कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब समझदार इंसान की बात ये कि पहले बार समझ में आ गया, नहीं आ गया? 30 डिग्री का चेंज यहां भी है, 30 डिग्री का चेंज यहां भी है, लेकिन ये ज्यादा हाई टेम्परेचर में चेंज था, तो ये थोड़ा नीचे का टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ हीट लॉस फास्ट होता है, बाद में कम हो जाता है। बस इसी फॉर्मूले को दोनों कंडीशन में 2 बार लगाना है बस, और डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है? तो चलो, फॉर फर्स्ट केस, पहला केस, T1 माइनस T2, T1 हुआ 80, T2 हुआ 50 अपॉन T है 5 मिनट, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी तुम्हारा मिनट में ही आएगा, इज इक्वल टू K 80 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट काम खत्म। फॉर सेकेंड केस फिर से ये फॉर्मूला लगा दो, बहुत आसान होता है। 60 से 30 है तो यही लगाओ, 60 माइनस 30 बटे T निकालना है, टाइम निकालना है, बराबर K 60 प्लस 30 बटे 2 माइनस 20। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट को सेकेंड से, तो 80 माइनस 50 अपॉन 5 होल अपॉन 60 माइनस 30 अपॉन T बराबर, ये K है 80 प्लस 50 बटे 2 माइनस 20 अपॉन K 60 प्लस 30 बटे 2 माइनस 20। अब आगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। 80 माइनस 50 30 अपॉन 5, T ऊपर गया 5 नीचे है, सॉरी T ऊपर गया और ये 30 है, इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो गया, 80 50 130, बोलो 130 बटे 2 65, 65 माइनस 20 45 अपॉन 60 30 90, 90 बटे 2 45, 45 माइनस 20 25, तो 30 से 30 कैंसिल, 55 25 5 9 45। ले T की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मिनट। हो गया स्लो? ठीक है, बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आगे की, बिहेवियर ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स रेडिएशन। जब किसी
मटेरियल पे रेडिएशन गिरता है तो उसका क्या असर पड़ता है? जल्दी नोट करिए। हेडिंग डाल रहा हूं ऊपर तब तक मैं। बिहेवियर ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स रेडिएशन। Behavior of material towards radiation. Behavior of material towards radiation. ठीक है? मान लीजिए कि कंसीडर द सिचुएशन, आपके पास एक ब्लॉक है, कोई किसी मटेरियल का एक टुकड़ा है और एक रेडिएशन गिरा, ये रेडिएशन गिरा, ठीक है? तो रेडिएशन जो गिरा माय डियर, उसका टोटल अमाउंट क्या है? Q, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल अमाउंट क्या है? Q। अब मटेरियल 3 काम करता है। कुछ रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज QR, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है? कुछ अमाउंट अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो गया, QA, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट। और कुछ बहुत अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 अलग अलग रेज है, ये केवल दिखाने का तरीका है कि टोटल में से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया, बाहर नहीं आ पाया, और कुछ हिस्सा लाइट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बाहर आ गया। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद आया कुछ? ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो ये हो गया ट्रांसमिटेड QT, ठीक है? ये हो गया आपका क्या? रिफ्लेक्टेड हीट। ये हो गया एब्जॉर्ब्ड हीट। ये हो गया ट्रांसमिटेड हीट। अब आप मोटा मोटा आइडिया समझी गए होंगे। यहां पर मोटा मोटा आइडिया ये है कि Q बराबर QR प्लस QA प्लस QT के बराबर होगा। भाई टोटल जितनी हीट गिरी उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल बन जानी चाहिए। तो इसी छोटे से मोटे से आइडिया को क्या कहते हैं? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझे? अब ये लिख दिया तो वजन आ गया बात में। तो बात साधारण सी है, कंजर्वेशन ही तो है कि जब मटेरियल पे गिरी एनर्जी, उससे पहले टोटल Q थी, गिरने के बाद टोटल एनर्जी 3 पार्ट में टूट गई, है ना? तो टकराने के पहले एनर्जी जो थी, टकराने के बाद जो एनर्जी है रहेगी तो बराबर ही ना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूरे में से, जैसे QAT लिखा, Q बराबर QR, QA और QT में से दोनों तरफ अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया 1। इसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेंस, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं एब्जॉर्बटेंस, जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसमिटेंस, जिसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि इधर है 1, ये हो गया रैट माने चूहा। ठीक है, एक चूहा, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस सब यूनिटलेस होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब के सब यूनिटलेस होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर?
कॉपी करिए इसको। एक चीज अच्छा और कर लीजिए पहले, उसके बाद नोट करिएगा। देखो 3 डिपार्टमेंट में तोड़ देता हूं, 3 अलग अलग प्रकार की बॉडीज और हो सकती है। आइडियल बॉडीज, ऐसी बॉडी जो प्योरली रिफ्लेक्ट ही करती हो, यानी ओनली, यानी टोटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, टोटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। अगर बॉडी टोटली रिफ्लेक्टिंग है यानी ना वो एब्सॉर्ब कर रही है ना ट्रांसमिट कर रही है, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करे फेंके दे रही है, इसका मतलब उसका एब्सॉर्बटेंस भी 0 और ट्रांसमिटेंस भी, यानी कुल मिला के केवल क्या बचेगा, रिफ्लेक्टेंस ही बचेगा। वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी बॉडी जो प्योरली एब्सॉर्ब ही कर रही हो, यानी टोटली एब्सॉर्बिंग बॉडी। अगर बॉडी टोटली एब्सॉर्बिंग होगी यानी वो ना रिफ्लेक्ट कर रही है ना ट्रांसमिट कर रही है, मतलब उसका रिफ्लेक्टेंस 0 और ट्रांसमिटेंस भी 0, यानी क्या हो गया, A = 1 हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं भुजंग करिया बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो 100% रेडिएशन एब्सॉर्ब कर ले, ना रिफ्लेक्ट करे और ना ट्रांसमिट करे, उसे हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट वन पे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तीसरा केस देख लेते हैं, जो 100% ट्रांसमिट कर दे, टोटली ट्रांसमिटिंग बॉडी। टोटली ट्रांसमिटिंग बॉडी यानी ना वो एब्सॉर्ब करेगी और ना वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी उसका ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इट इज अ केस ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं, केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक है होता होगा, करिया बॉडी होती होगी। तो भैया बॉडी करिया नहीं होती है, उसका केवल ब्लैक कहने का मतलब यहाँ पे नेचर से है सिर्फ, कि वो बॉडी का जो नेचर है वो प्योरली एब्जॉर्बिंग है। मतलब वैसे भी डार्क कलर्स जो होते हैं, जैसे ब्लैक की ही बात कर ली जाए तो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, इस वजह से परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाम लिखा जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो। ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी जो अपने अंदर अपने ऊपर गिरने वाला जो रेडिएशन है उसको 100% एब्जॉर्ब करेगी, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। कॉपी कर लीजिए। लास्ट टर्म तक हम लोगों ने बता दिया था रैट माने चूहा। ठीक है, और हमने इसके बारे में बता दिया था कि रिफ्लेक्टेंस, एब्सॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस के बारे में, और डिस्कशन करना है अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी हेडिंग है हमारा ब्लैक बॉडी। कल हमने डिस्कस किया था और हमने बताया था कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक कलर की बॉडी होगी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर गिरने वाला कोई भी रेडिएशन 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखिए, बोल रहा हूँ। लिखिए, अ बॉडी विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स, a body which neither reflects, a body which neither reflects nor transmits, a body which neither reflects nor transmits, neither reflects nor transmits, a body which neither reflects nor transmits, nor transmits, but absorbs whole of the heat radiation, 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 but absorbs whole of the heat radiation,
incident on it is called black body. ठीक है, तो a body which neither reflects nor transmits but absorbs whole of the heat radiation incident on it is called black body. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वैसे इस प्रकार की कोई भी दुनिया में आइडियल बॉडी, मतलब ये तो आइडियल चीज हो गई कि 100% कोई एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, आजकल के ज़माने में बस हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ब्लैक होल. ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी जाता है कभी वापस नहीं आता. राइट, तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ का है. ठीक है, वहाँ पे ब्लैक होल में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को वो अपने अंदर ले लिया तो काम खत्म हो गया. यहाँ पे बात केवल काहे की हो रही है, रेडिएशन की हो रही है. ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कितना भी रेडिएशन गिरेगा तो वो उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, ना रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही आर पार भेजेगा, यानी ट्रांसमिट भी नहीं करेगा. ठीक है, तो इस प्रकार की बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं. तो इस प्रकार का एक आइडियल कंसेप्ट सोचा गया है और ऐसी आइडियल चीजें होती नहीं है. ठीक है, फिर भी लोगों ने कोशिश करी. तो एक साइंटिस्ट थे फेरे, तो उन्होंने एक ब्लैक बॉडी डिजाइन करी जिसे कहा गया फेरेज ब्लैक बॉडी. फेरेज ब्लैक बॉडी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हॉलो स्फीयर लिया. ठीक है, कांच का या किसी भी मेटल का. ठीक है, और उसमें क्या किया, यहां पे अंदर साइड से कोन बनाया. ठीक है, और इसमें उन्होंने अंदर से कार्बन ब्लैक पॉलिश कर दिया, एकदम काला ब्लैक पॉलिश कर दिया. ब्लैक कलर क्यों, क्योंकि ब्लैक जो कार्बन होता है, कार्बन ब्लैक थोड़ा सा खुरदरा भी होता है. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो अंदर यहाँ पॉलिश हो गई कार्बन ब्लैक की. यहाँ पे एक कोन बनाया. क्यों कोन बनाया, क्योंकि हम रेडिएशन को यहाँ से अंदर डालेंगे. ये बहुत पतला सा होल है, रेडिएशन को यहाँ से अंदर डालेंगे. ठीक है, और अगर यहाँ पे सीधा सीधा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके बाहर भी आ सकता है. तो हमें क्या कराना है, बाहर ना आने दें, सब अंदर ही अंदर काम हो जाए. तो इस तरीके से रेडिएशन मान लो अंदर गया, तो जब यहाँ पे जाके टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होके पड़ोस में टकराएगा, फिर पड़ोस से तिड़ोस में टकराएगा, फिर तिड़ोस से चौड़ोस में टकराएगा. ठीक है, चौड़ोस से पचड़ोस में टकराएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए, है ना. उसके बाद ऐसे टकराएगा. अल्टीमेटली टकरा के जितनी बार टकराएगा उतनी बार थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा. इनफाइनाइट टाइम्स रेडिएशन टकरा के अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा. थ्योरेटिकली लोग ऐसे ही मानते हैं. आई बात समझ में. इसको प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी या फेरेज ब्लैक बॉडी कहा जाता है. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग. चलिए हेडिंग डाल दें, एमएसएफ पावर. भाई जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी तो करेगा. गुड एब्जॉर्बर्स और आल्सो गुड एमिटर्स. एमएसएफ पावर नॉर्मली जो कमाते ज्यादा है वो खर्च भी ज्यादा करते हैं. ठीक है, हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. हम मानते हैं इस बात को कि जो ज्यादा कमाते हैं वो कंजूस भी होते हैं कभी कभी, लेकिन हम नेचुरल चीजों की बात कर रहे हैं. जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा खर्च भी करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे कि अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की आप बात करिए, रेडिएशन गिर रहा है, हीट रेडिएशन गिर रहा है, सब एब्जॉर्ब करे रहा है, तो भैया कहाँ रखेगा, रिलीज भी तो करेगा. तो गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑल्सो गुड एमिटर्स. ठीक है, तो जब वो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है, तो कितनी रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएंट अभी लिखिएगा नहीं, रेडिएंट एनर्जी कितनी एमिट हो रही है अपॉन कितने एरिया से वो एमिट कर रहा है और कितने टाइम में एमिट कर रहा है, इसी को कहते हैं एमएसएफ पावर. स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ में आई बात. यानी सपोज कोई बॉडी है तो वो बॉडी कितनी एनर्जी एमिट कर रही है अपॉन उस बॉडी का एरिया कितना था और कितने समय में उतनी एनर्जी उसने रेडिएट करी. इसका रेशियो कर दिया जाए, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस बॉडी का एमएसएफ पावर. ठीक है, तो मैं बोलता हूं, आप लिखिए पहले. एमएसएफ पावर हेडिंग है, लिखिए. द एमएसएफ पावर
of a body at a given temperature, emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength, emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength lambda, फिर से बोल रहा हूँ, the emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength lambda is defined as the amount of radiant energy emitted, is defined as the amount of radiant energy emitted per unit time per unit surface area of the body, per unit time per unit surface area of the body, per unit time per unit surface area of the per unit time per unit surface area of the body within a unit wavelength range, within a unit wavelength range, within a unit wavelength range around the wavelength lambda, around the wavelength lambda. ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला भैया, लिख लीजिए इसको। यूनिट की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, यूनिट तो रेडिएंट एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ऐसे लिखने को जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन जूल पर सेकेंड वाट भी होता है, ठीक है। तो यूनिट आपका वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, एसआई यूनिट बन गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। एनर्जी हो, एरिया हो, टाइम हो, सब स्केलर है, यानी ये क्वांटिटी भी कैसी हो गई, स्केलर। इसके सफिक्स में लैम्डा लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया, जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो वही रिलीज भी करती है। तो जब वो रिलीज करेगी तो कितनी एनर्जी उसने रिलीज करी अपॉन उस बॉडी में एरिया कितना था और कितने टाइम में उतनी एनर्जी रिलीज करी है, इसके रेशियो को हम लोग उस बॉडी का एमिसिव पावर कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक, तो किसी सामान्य बॉडी के लिए एमिसिव पावर का सिंबल स्मॉल ई होता है, लेकिन अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो यही सिंबल क्या बन जाएगा, कैपिटल ई लैम्डा, ठीक है, यानी परफेक्टली। तो मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखिए नोट, एमिसिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, एमिसिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, emissive power for a particular wavelength lambda for a perfectly black body, emissive power for a particular wavelength lambda of a perfectly black body is represented by E lambda, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, एमिसिविटी, EMISSIVITY, एमिसिविटी। EMISSIVITY, एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होती है, अगर हम किसी बॉडी की, अभी जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एमिसिव पावर पढ़ा था, अगर हम किसी नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर को परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो उस बॉडी की क्या कहलाने लगती है, एमिसिविटी कहलाने लगती है। लिखिए, मैं बोल रहा हूं, द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, समझ में आया नहीं है, किसी नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर अभी बताई ई होती है, जिसको तुमने ई लैम्डा लिखा था, याद करो,
और अभी अभी नोट में लिखवाया कि एमिसिव पावर फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैपिटल ही होती है, तो नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एमिसिविटी कहते हैं। लिखिए, द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द emissive power, the ratio of the emissive power, the ratio of the emissive power of any normal body, of any normal body, of any normal body to the perfectly black body, provided both are at same temperatures, provided both are at same temperatures, यानी जो नॉर्मल बॉडी है और जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तो उनकी एमिसिव पावर्स का जो रेशियो हो जाएगा उसी को हम एमिसिविटी कहते हैं। फॉर्मूला नोट करिए फटाक से, अगले टॉपिक पे आते हैं। नोट में 2 पॉइंट है अपने पास। पहला कि एमिसिविटी ऑफ नॉर्मल बॉडी, किसी सामान्य बॉडी की जो नॉर्मल बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन अगर यही एमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर दी जाए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी या सिंपली ब्लैक बॉडी का ये चलेगा, उसकी एमिसिविटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू कम रहेगी, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, तो किसी सामान्य बॉडी के। लेकिन अगर हम किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बात करें तो ऊपर भी कैपिटल ही हो जाएगा और नीचे भी कैपिटल ही हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नहीं समझे बात को? ठीक है, ये हो गया। अगले लॉ की बात करेंगे, वो है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ये नोट कर लीजिए, नोट वाला पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एमिसिविटी की जो वैल्यू होती है नॉर्मल बॉडी के लिए क्या रेंज होती है और या परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। न्यूमेरिकल्स इस पोर्शन से लगभग ना के बराबर चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, जो आएगा थ्योरी में से ही आएगा। ठीक है, मिटा लें इसको। अगला टॉपिक है अपने पास स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ, STEFANN, स्टीफन बोल्ट्जमैन, सॉरी, MANN, अरे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, बहुत सिंपल सा उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं कि जो एमिसिव पावर होती है किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब सर केल्विन में टेम्परेचर लेना है। ठीक है, यानी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल लगाने के बाद हमेशा की तरह एक कांस्टेंट आता है, यहां पे आता है सिग्मा, जिसे हम स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताते हैं, पहले लिखिएगा। हेडिंग है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी उन्होंने जो लॉ दिया था किसके लिए दिया था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए दिया था। समझ रहे हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी is directly proportional to the 4th power of the absolute temperature of its surface
ठीक है, ये नोट करिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमएसएफ पावर E बराबर T प्रोपोर्शनल T की पावर 4। मैं तो चाहो तो यहां लिख दे रहा हूं, वैसे लॉ में ऑटोमेटिक क्लियर है, मैं अलग से नहीं लिखूंगा। ठीक है, T क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर, वो भी किसमें? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में। ध्यान में रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में टेम्परेचर। ये क्या है? एमएसएफ पावर। एमएसएफ पावर क्या होती है अभी बताई हमने, क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल उठाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा, इसी को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 5 6 7 8, मतलब 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 5 6 7 8। ठीक है, यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। जब फाइनल एग्जाम होता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला स्टीफन कांस्टेंट का पूछते हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजनस होता है, तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देता हूं। ठीक है, यूनिट से पता चल जाएगा। वाट पावर का होता है, पावर का होता है ml 2t-3, ये पावर का होता है। मीटर का पावर l की पावर -2 हो गया, और k की पावर यानी k, तो k का k ही सिंबल होता है। अगर तुम्हारे स्कूल में थीटा बताया गया हो k की जगह पे तो तुम थीटा लिख लेना, अदरवाइज टेम्परेचर का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो k ही होता है। ठीक है, तो l की पावर -2 से l की पावर -2 कैंसिल हो जाए, तो क्या बचा? m l0 t-3 k -4। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज m l की पावर 0 t की पावर -3 और k की पावर -4। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है तो, अगर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है तो, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं T0 गिवन है, समझिएगा, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यही फॉर्मूला पे लिखा जाएगा E बराबर सिग्मा इंटू T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, समझ गए? ओके, अभी तक ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ रहे हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन कोई सामान्य बॉडी हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये कि अगर हम फॉर एनी नॉर्मल बॉडी की बात करें, फॉर एनी नॉर्मल बॉडी, अगर किसी नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप उस नॉर्मल बॉडी ऑफ एमिसिविटी एप्सिलॉन, अगर कोई बॉडी है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर ब्लैक बॉडी है तो ये सब ओके, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बॉडी है, उसकी एमिसिविटी है अपने पास, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये दोनों फॉर्मूले आपके क्या बन जाएंगे? E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4, मतलब बस क्या कर देना है? केवल एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। नहीं समझे बात को? यानी फॉर्मूले वही है सब कुछ, लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी के लिए करोगे तो तुम्हें एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WIEN'(S), वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्चुअली कोई भी जो रेडिएशन बॉडी एमिट करती है, बॉडी कोई भी रेडिएशन एमिट करती है, हर रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है
इसलिए इत्मीनान समझिए। जब बॉडी रेडिएशन रिलीज करेगी तो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिलहाल हम हीट रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो वो इंफ्रारेड वेव हो गई, इंफ्रारेड वेव, ठीक है। तो जब वो हीट रेडिएशन रिलीज करेगा यानी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा। हर वेव का पहचान किससे होता है? उसका वेवलेंथ से। जैसे इंसान की पहचान उसके नाम से, मकान की पहचान मकान नंबर से, एलिमेंट की पहचान एटॉमिक नंबर से, उसी प्रकार से वेव की पहचान वेव लेंथ से। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, आपको समझाते हैं। देखिए, अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा। बहुत ध्यान समझना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का ज्ञान है। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन थ्योरी पढ़ाई गई होगी, समझिएगा। मान लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हाई है, समझना, ज्यादा हाई टेम्परेचर का मतलब बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी बॉडी जब रेडिएशन एमिट करेगा तो हाई एनर्जी रेडिएशन होगा, हाई एनर्जी रेडिएशन होगा। हाई एनर्जी रेडिएशन मतलब उनके फोटॉन्स में एनर्जी हाई होगी, यानी फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी। अगर आप फोटॉन के बारे में नहीं जानते तो आप ये समझिए कि जो एनर्जी निकलती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है जिनको फोटॉन कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल फंडा है। टेम्परेचर बॉडी का अगर हाई है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी अगर हाई है तो एनर्जी ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा है। ऐसी बॉडी जिसके पास एनर्जी ज्यादा है तो जब ये रेडिएशन रिलीज करेगी तो उसकी रिलीज्ड रेडिएशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। रिलीज्ड एनर्जी रेडिएशन भी ज्यादा होगा। रेडिएशन छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। तो अगर ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है, ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब उनके फोटॉन भी जो होंगे वो ज्यादा एनर्जी रखेंगे, यानी फोटॉन्स, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन भी जो होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ये जो होगी वो ज्यादा होगी। आपको फॉर्मूला अगर पता है तो कोई बात नहीं तो हम लिख दे रहे हैं E बराबर hc अपॉन लैम्डा। E एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है और लैम्डा वेवलेंथ होती है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर फोटॉन में एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। यानी जो रेडिएशन निकलेगा, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन भी जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। नहीं समझे बात को? शुरुआत से फिर से देखो एक बार। अगर बॉडी ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब बॉडी की एनर्जी ज्यादा है। जब ये ऐसी बॉडी ज्यादा एनर्जी वाली बॉडी रेडिएशन रिलीज करेगी तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगी। ज्यादा एनर्जी को आप छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में देखिए जिन्हें फोटॉन कहते हैं, तो उन पैकेट्स में भी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। उन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर पैकेट्स में एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ हो जाएगी कम। यही है वीन्स लॉ। अब केवल डायरेक्टली आप इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। ये तो हमने रास्ता बताया, समझाया आपको। यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उससे निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ कम की तरफ सरकता जाएगा। इसलिए कहा गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उससे निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ पीछे की तरफ यानी कम की तरफ, कम वैल्यू की तरफ सरकता जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ लैम्डा एम। लैम्डा एम मतलब मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज इनवर्स। या तुम छोड़ो उसको, लैम्डा को मिला के लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। बस इतना समझ में आ गया होगा
कि जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये बढ़ा तो ये घटा, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है बी। इस बी को कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? वीन्स कांस्टेंट। कुछ लोग ऐसे लैम्डा एम इंटू टी से भी याद करते हैं, इज इक्वल टू बी से। समझ गए बात को? वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। इस वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर डैश केल्विन। ध्यान रखिएगा, मिली केल्विन नहीं है, मीटर केल्विन। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा? LK, यानी कि M नहीं है, L है, T नहीं है और K है। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वीन्स कांस्टेंट। समझ गए? तो स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। समझ में आ गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कि अगर गर्म बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा तो उससे निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ पीछे की तरफ सरकेगा, कम की तरफ सरकेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ लैम्डा m, according to this law the wavelength lambda m, according to this law the wavelength lambda m corresponding to which energy emitted by a black body, यानी ये लॉ भी ब्लैक बॉडी के लिए ही है, corresponding to which the energy emitted by a black body is maximum. According to this law, the wavelength lambda m corresponding to which the energy emitted by a black body is maximum, comma, is inversely proportional to its absolute temperature. Is inversely proportional to its absolute temperature. Is inversely proportional to its absolute temperature. ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए अब।